दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए के प्रकार। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 से लिया गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो डीएनए कुल 5 टाइप के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। और इन सभी पांचों डीएनए में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सिर्फ 3 से ही पूछे जाते हैं, और वह है ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी डीएनए की। तो बी डीएनए मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यह नेचुरली अकरिंग डीएनए है, यानी कि आप ह्यूमन बीइंग या कोई भी प्लांट या एनिमल में देखते हो तो आपको नेचुरली बी डीएनए ही देखने को मिलता है। तो ये जो डीएनए होता है ये फुली हाइड्रेटेड होता है, इसलिए इसे हम वेट डीएनए भी बोलते हैं। तो अगर हम बी डीएनए को देखें तो ये थिनर और टॉलर होता है। इसमें वाइडर मेजर ग्रोव और नैरो माइनर ग्रोव देखने को मिलते हैं। तो डीएनए में आप कुछ इस तरह के गड्ढे देखते हैं, कुछ गड्ढे बड़े से दिखाई देते हैं, कुछ छोटे से दिखाई देते हैं। तो जो बड़े से गड्ढे होते हैं उसे हम बोलते हैं मेजर ग्रोव, और जो छोटे से गड्ढे होते हैं उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रोव। तो बी डीएनए में जो मेजर ग्रोव होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं, और जबकि जो माइनर ग्रोव होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टर्निंग की, तो हर 10 बेस पेयर पर इनमें क्या होता है, टर्निंग देखने को मिलता है। यानी कि जहाँ पर 10 डंडे आपको दिखाई दिए वहीं 10 डंडों पर यहाँ पर इनमें ऐठन यानी कि टर्निंग देखने को मिलती है। और 2 डंडे के बीच यानी कि 2 बेस पेयर के बीच आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 10 बेस पेयर के बीच जो गैपिंग होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम का। अब बात करें इनके ओरिएंटेशन की, तो ये राइट हैंडेड इनमें कॉइलिंग होती है। तो बी डीएनए के बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने, और इसका जो 3D मॉडल था यानी कि जो डबल हेलिकल मॉडल था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो याद रखिएगा कि जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था वो किसका मॉडल था, बी डीएनए का मॉडल था। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको मैं फिर से बी डीएनए के बारे में बता दूँ तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, और ये जो बी डीएनए होते हैं ये वेरी हाई ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, वेरी लो कंसंट्रेशन के आयन में भी पाए जाते हैं, इसलिए नेचर में आपको यही डीएनए देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक 10 बेस पेयर पर इसमें टर्निंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनका जो डायमीटर होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इनमें आपको 2 तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। तो जो मेजर ग्रुप होते हैं वो चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, और जो माइनर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं कि नैरो होते हैं। अब बात करते हैं ए डीएनए की। तो ए डीएनए जो है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने की थी। तो आपको बता दें कि जो ए डीएनए होता है ये हमें डिहाइड्रेटेड कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये जो ए डीएनए है ये आइडेंटिफाई हुआ था बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, जब डीएनए फाइबर का एनालिसिस हो रहा था 75 ह्यूमिडिटी के कंडीशन में। तो यदि हम ए डीएनए और बी डीएनए को कंपेयर करें तो जो ए डीएनए होता है वो बी डीएनए से छोटा होता है बट चौड़ा होता है। जैसे कि अगर हम बी डीएनए को दबा दें, ठीक है ना, तो दबा देंगे तो उसकी हाइट तो कम हो जाएगी बट वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ए डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसमें प्रत्येक 11 बेस पेयर पर टर्निंग होती है। और यदि हम बात करें इसके डायमीटर की तो इसका डायमीटर होता है 26 एंगस्ट्रॉम, और इसमें जो टर्निंग होती है 11 बेस पेयर पे उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 28.6 एंगस्ट्रॉम का। इस तरह से इनके 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 2.9 एंगस्ट्रॉम का। ए डीएनए में जो मेजर ग्रोव होते हैं नैरो और डीप होते हैं, जबकि जो माइनर ग्रोव होते हैं वे वाइडर और सैलो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड डीएनए की। तो जो जेड डीएनए होता है ये लेफ़्ट हैंडेड डीएनए होता है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट वेल्स और कोलेग्स ने खोजा था। जो जेड डीएनए होता है वो जिगजैग होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जेड डीएनए।
अगर जेड डीएनए की बी डीएनए से तुलना की जाए तो ये बी डीएनए की तुलना में लंबा और बी डीएनए से पतला होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दें कि जेड डीएनए के जिगजैग होने का रीज़न क्या है। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जी सी। अब बात करते हैं इनमें टर्निंग की, तो इनमें प्रत्येक 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्निंग देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक टर्न के बीच की दूरी होगी 44 एंगस्ट्रॉम। और वहीं हम बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका डायमीटर होता है 18 एंगस्ट्रॉम। वहीं बात करें हम इसके मेजर ग्रूव की, तो इनका जो मेजर ग्रूव होता है वो फ्लैट होता है और जो माइनर ग्रूव होता है वह नैरो और डीप होता है। तो यहाँ पर आपको ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए इन तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है और आप इस टेबल को देखकर इनके कंपैरिजन को याद कर सकते हैं और इसको ज़रूर याद रखिएगा। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए की, यानी कि आरएनए के प्रकार की, 3 मेजर टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। सबसे पहला है एमआरएनए, जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं टीआरएनए। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं आरएनए। तो ये तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं वह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये जो तीनों प्रकार के आरएनए हैं एक दूसरे से साइज़ और फंक्शन में अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की, यानी कि एमआरएनए की। तो अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर की, द एमआरएनए कंप्राइजेज ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए, यानी कि तीनों प्रकार के आरएनए में जो मैसेंजर आरएनए है ये केवल कोशिका में 5 से 10% ही पाया जाता है। तो एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है यह न्यूक्लियस में होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब न्यूक्लियस में एमआरएनए बनता है तो उसे हम हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रिकर्सर आरएनए होता है और ये मैच्योर नहीं होता। द एमआरएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। तो जो एमआरएनए होते हैं डीएनए से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कोडॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआरएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जो 5 प्राइम रीजन होता है वहाँ पर कैपिंग होती है 7 मेथाइलो ग्वाइनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की। तो ये जो कैपिंग होता है ये करता क्या है कि ट्रांसलेशन के दौरान हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो अलग अलग प्रकार के एक्सोन्यूक्लियस के अटैक है उनसे भी एमआरएनए को बचाता है। वहीं अगर हम बात करें 3 प्राइमरी रीजन की, तो इसके 3 प्राइमरी रीजन पे पॉली ए टेल पाया जाता है। ए का मतलब यहाँ पर है एडेनिन। तो ये जो पॉली ए टेल है ये क्या करता है कि एमआरएनए को स्टेबिलिटी देता है और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट टाइप के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है उनसे एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एमआरएनए की फंक्शन की। एमआरएनए सर्व एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। तो एक तरह से जो एमआरएनए है ये क्या करता है, एक सांचा बनाता है, एक टेम्पलेट बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये क्या करता है डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं, जो कोडॉन मिलते हैं, उस कोडॉन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब यदि एमआरएनए केवल एक सिंगल पेप्टाइड बनाता है तो एमआरएनए को हम बोलते हैं मोनोसिस्टर्निक, और यदि 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टर्निक। यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो जनरली मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, यानी कि टीआरएनए की। तो जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होते हैं ये लगभग 74 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में इनका जो परसेंटेज होता है वो जनरली 10 से 20% होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो टीआरएनए है ये मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि इनमें मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए इनको हम अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो इन्हें अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले है डाईहाइड्रो यूरिडिन। इसमें होता क्या है कि जो बेस के बीच डबल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। सेकेंड है राइबोथाइमिडिन। इसमें क्या होता है कि जो मेथिल ग्रुप होते हैं वो यूरेसिल से जुड़े होते हैं और फॉर्म करते हैं थाइमिन का। थर्ड है स्यूडो यूरिडिन।
तो इसमें क्या होता है कि जो यूरेसिल होता है वो अटैच होता है राइबोसोम से बाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, जबकि जो दूसरे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो राइबोस से नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पहला है राइबोथेमिडीन, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद है डाईहाइड्रोयूरिडीन, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और लास्ट में है स्यूडोयूरिडीन, जिसमें कि ये सीधे राइबोस से जुड़ता है कार्बन बॉन्ड के द्वारा। तो ये सभी अनयूजुअल बेसिस हैं जो कि ट्रांसफ़र आरएनए में पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोवर लीफ की तरह, यानी कि तिपतिया की जो पत्ती होती है कुछ इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए जो ट्रांसफ़र आरएनए आप देखते हैं उसको हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। और क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आपको बता दें कि टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसे सबसे पहले दिया था होले नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर आप टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल को देखेंगे तो इसमें आपको 4 मेन आर्म दिखाई देंगे, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार की भुजाएं दिखाई देंगी। सबसे पहला रहेगा एक्सेप्टर आर्म, दूसरा है डी आर्म, और इसी आर्म में डाईहाइड्रोयूरिडीन जो होता है वो पाया जाता है। तीसरा है एंटीकोडॉन आर्म, और लास्ट है पीएसयू आर्म। पीएसयू का मतलब है स्यूडोयूरिडीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। तो सबसे पहला है एक्सेप्टर आर्म CCA, जहाँ पर आकर एमिनो एसिड जुड़ता है, और एक्सेप्टर आर्म के जस्ट अपोजिट में आता है एंटीकोडॉन आर्म। तो ये जो एंटीकोडॉन आर्म है यह क्या कहता है, एमआरएनए पे उपस्थित जो भी कोडॉन है उसके अपोजिट कोडॉन को लेकर आता है, यानी कि इसके पास एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री कोडॉन होते हैं। इसके बाद है DHU आर्म, जो कि अनयूजुअल डाईहाइड्रोयूरिडीनेज नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। DHU के जस्ट अपोजिट पाया जाता है स्यूडोयूरिडीनेज आर्म, यानी कि PSU, जिसे शॉर्ट में हम प्रोनाउंस करते हैं साई। आपको बता दें कि PSU आर्म और एंटीकोडॉन आर्म के बीच एक छोटा सा आर्म और पाया जाता है जिसे हम शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म भी कहते हैं। यहाँ पर आप टीआरएनए के जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है 3D फॉर्म में आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआरएनए के फंक्शन की। तो टीआरएनए का जो मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है कि अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को लेकर आता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप के आरएनए की, जो कि है राइबोसोमल आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं आरआरएनए। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यह राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है। और आपको बता दें कि हमारे सेल में सबसे अधिक अगर कोई आरएनए पाया जाता है तो ये है राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे अधिक 80% पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 50S और 30S सब यूनिट मिलकर बनाते हैं 70S राइबोसोम, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो 80S राइबोसोम पाया जाता है वो 60 और 40S से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। बात करते हैं आरआरएनए के फंक्शन की। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेंटेन करने के लिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर की, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये क्या करता है कि राइबोसोम को एमआरएनए से जोड़ता है। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी अपनाते हैं, यानी कि एक तरह से एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि टाइप्स ऑफ डीएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए पर आधारित था। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के डीएनए और किस तरह के आरएनए होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।